बोलो क्या कर रहे हो? तो एक्टर्स के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस ओवर की थोड़ा सा जानकारी होना कितना इंपॉर्टेंट है। जिसमें बाहुबली थी, देवसेना की आवाज मेरी थी बाहुबली 1 में, टीला की आवाज है तो नमस्कार दोस्तों, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। जैसा कि लुक माई शो कहता है कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के गेस्ट आते हैं, तो आज डिफरेंट कैटेगरी के गेस्ट हमारे पास पहुंची हैं जिनका नाम है नीति माथुर और ये आवाज की दुनिया से हमारे पास हैं। तो नीति माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत तो दोस्तों, आज नीति माथुर से आप जानेंगे बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर बातें जो आज तक किसी गेस्ट ने हमें बताई नहीं। दोस्तों, आपने बहुत सारी मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में देखी होंगी। जब उनको आप हिंदी में देखते हैं, जो डबिंग का जो काम होता है, उस फील्ड से नीति आती है। तो नीति जी, आज हमारे दर्शक आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहेंगे इस लुक माई शो के माध्यम से। बिल्कुल। और ये इंटरेस्टिंग होने वाला बहुत पॉडकास्ट, क्योंकि इस कैटेगरी के गेस्ट पहली बार हमारे पास नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर्स आते रहे हैं, राइटर्स आते रहे हैं, एक्टर्स आते रहे हैं, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट आज पहली बार हमारे स्टूडियो। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमारे स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतना कुछ मैंने आपसे बातचीत करने में ही सीखा, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये जो आपका सफर है वॉइस ओवर का, कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म है, सबको हम हिंदी में देखना चाहते हैं, तो उसमें एक वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट है बहुत अहम रोल प्ले करता है बिल्कुल। आपको वो भाषा समझाने में। तो ये आपका सफर कैसे शुरू? मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री में। मेरे दादाजी गंगा प्रसाद माथुर जो हवा महल किया करते थे रेडियो में, मेरे नाना जी जिन्होंने दिल्ली दूरदर्शन में न्यूज़ वगैरह स्टार्ट की, वो काफ़ी काम कर चुके थे। और मेरे पापा तरुण माथुर जो डायरेक्टर हैं और दूरदर्शन में उन्होंने किया था, राजेश खन्ना जी के साथ किया था, काफ़ी काम किया। ही इज़ अ राइटर, रिसर्चर एंड डायरेक्टर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी मम्मी नीरजा माथुर, वो वॉइसिंग में थी। तो जब मैं पढ़ाई किया करती थी उस समय मेरी मम्मी के साथ मैं उनकी डबिंग्स में जाती थी। मेरे पापा के साथ मैं डबिंग करती थी, एक्टिंग करती थी, उनके साथ असिस्ट किया है मैंने, असिस्टेंट डायरेक्शन किया है। तो ये हॉबी की तरह शुरू किया था मैंने। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, एमसीए, और उस टाइम पे मुझे एक ऑफर आया डबिंग का, क्योंकि मैं एक्टिंग कर चुकी थी, एक्टिंग कोर्स कर चुकी थी। मैं डायरेक्शन में पापा के साथ काफ़ी रह चुकी थी और हम रिश्ते बनाते थे जी टीवी के लिए, लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ करते थे। जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक्टिंग का या डायरेक्शन का टाइम नहीं मिलता था, फुल टाइम कोर्स था। तो डबिंग का मुझे ऑफर आया। नीता वाजपेयी एक डबिंग आर्टिस्ट है, बहुत ही सीनियर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया बालाजी में, एकता कपूर के यहाँ। और मैं एक ऑडिशन में पास हुई जो था सीरियल कहीं तो होगा के लिए, जिसमें मैंने आमना शरीफ इनकी आवाज़ दी थी। वो अप्रूव हुआ और मैंने वहाँ से हीरोइनों की डब करनी शुरू की। लगभग 2000-3000 एपिसोड सीरियल इंडस्ट्री में किए मैंने मेन हीरोइंस के लिए। फिर वहाँ से मुझे बुलाया गया मूवी के लिए। दीवाने हुए पागल एक मूवी थी जिसमें रमी सिंह की आवाज़ मेरी थी। फिर हेरा फेरी में रमी जी की आवाज़ मैंने दी। अक्सर अगर में उदिता गोस्वामी की आवाज़। और करते 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 60-65 फिल्म्स मैंने हीरोइनों की आवाज़ के लिए किया, जिसमें बाहुबली थी, देवसेना की आवाज़ मेरी थी बाहुबली 1 में, वो की मैंने। और उसके साथ साथ फिर एक टाइम आया जब सभी जानते थे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैं अप्रूव्ड रेडियो वॉइस थी और मैंने फिर प्रोमोज किए चैनल्स के लिए और कार्टून्स किए। और जब एक टाइम आया जब सब जानते थे लेकिन काम नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि या तो टाइम मेरा हो गया है कि भाई अब मैं हीरोइनों की आवाज़ करती हूँ, अब आंटी की या माँ की ऐसी आवाज़ करें। लेकिन काम लेने के लिए मेरे पास कोई बचा नहीं था जो इंडस्ट्री में मुझे ना जानता हो। और देव साहब के साथ काम करने के बाद, अर्जुन रामपाल जी के साथ काम करने के बाद, मोहित सूरी, इन सब के साथ, अनंत महादेवन, इन सब के साथ काम करने के बाद जब एक ऐसा समय आया कि मैं सोचने लगी कि अब मैं और क्या कर सकती हूँ। सीरियल्स में कर लिया, मूवीज में कर लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों से काम मांगू जो इन लोगों को काम देते हैं। तो मैंने चैनल्स को अप्रोच करना शुरू किया और मुझे एक हिस्ट्री चैनल था, उसमें मुझे वेंडरशिप का काम मिला, प्रोड्यूसर बन के काम मिला। मैंने
हिंदी में सारे उनके इंग्लिश सीरीज डब करवाना शुरू की, तो इंग्लिश टू हिंदी, बंगाली, मराठी में उनकी सीरीज डब करवाती थी। फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने एक प्रोड्यूस भी किया अपना शो, जो वीडियो प्रोडक्शन था, प्राइम फ्रीक्वेंसी, जिसमें अदनान सामी, कुमार शानू, अलका याग्निक, ये सारे गेस्ट थे। वो टीआरपी नंबर 1 पे गया और साथ साथ मेरा ऑडियो प्रोडक्शन चलता रहा। उसमें फिर मैंने साउथ इंडियन फिल्म्स डब करवाना शुरू की और रिसेंटली मैंने हिट 3 करवाई, हिट 3 हिंदी में करवाई, मैंने काफ़ी मलयालम फिल्में करवाई और दसरा करवाई। ये सारी थिएट्रिकल रिलीजेस थी, जो दसरा थी, यशोदा, हिट 3, और करते 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 20-21 फिल्में तो हो गई होंगी आज तक। और मैं यहाँ हूँ, सब सीखते सीखते, करते करते यहाँ तक आप लोग के पास पहुँची हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपका सफर रहा। और दोस्तों, मैं इनके परिचय में कुछ चीजें बताना भूल गया था कि ये केवल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है। अभी बातों के थ्रू आपको पता लगा होगा कि ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। ना जाने अभी आगे आगे बातों में बताएंगे क्या क्या और है। तो जैसे आपने देखा कि एक आवाज दे रहे हैं आप किसी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को, तो आपको कभी नहीं लगा कि यार ये मैं आवाज दे रही हूँ, मेरा चेहरा भी तो हो सकता था, क्योंकि आपने एक्टिंग भी सीखी थी। तो ये ख्याल कभी नहीं आया तो उसको आपने फिर आगे परस्यू किया कि नहीं किया? डबिंग मुझे ईजी लगती थी, क्योंकि एक्टिंग में जब आप जाते हैं तो आपको ड्रेसअप करके जाना पड़ता है, मेकअप लगा के जाना पड़ता है, ऑडिशन की तैयारी होती है वगैरह। डबिंग में मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ को संभालना होता था। और डबिंग मुझे इजीली इसलिए आ पाई क्योंकि मैंने एक्टिंग और डायरेक्शन किया हुआ था, इमोशंस की प्रॉब्लम नहीं थी और आपको सिर्फ एक्टिंग मुंह से करनी थी। इनफैक्ट डबिंग में उल्टा था कि अगर आप एक स्टूडियो में हैं, आपके सामने माइक रखा है, तो उसमें आवाज़ नहीं जानी चाहिए किसी और चीज़ की। तो ना बुंदे पहन सकते थे आप लंबे, ना हाथ में कड़ा डाल सकते थे। तो इट वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट। और डबिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि क्या होता था कि आपको अगर मूवी के ऑडिशन के लिए बुलाया कि हीरोइन की आवाज आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको कुछ टाइम दिया जाता था, क्योंकि और लोग होते थे ऑडिशन के लिए। उस टाइम में आपको उस हीरोइन से बेहतर परफॉर्म करके बताना होता था, उस हीरोइन से जो आपके वर्कशॉप्स जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने डायलॉग्स याद किए हुए हैं, जिनके इतने टेक्स रीटेक्स हुए हैं, और जिन्होंने लर्न कर करके वो परफॉर्म किया है। तो आपको उस टाइम पे उस एक्टर से बेटर या उस एक्टर के लेवल का परफॉर्म करना होता था, जिससे आपकी आवाज उस एक्टर के लिए सिलेक्ट हो। और वो टेक्निकली आपको सिंक करना है, उनके पॉजेस देखने हैं। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट थी, जो मुझे इजी पड़ी क्योंकि मैं असिस्ट कर चुकी थी अपने फादर को, असिस्टेंट डायरेक्शन की तरह मैंने काम किया था, एक्टर की तरह काम किया था। और मुझे इतना समझ में आया कि डबिंग के अंदर अगर आपसे कोई कहे कि अरे ये तो लगा ही नहीं कि आपने डब किया है, तो वो आपका सक्सेस है। अगर आपको अपना चेहरा दिखाना है, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो आप एक्टिंग करिए, आपको डबिंग की जरूरत नहीं है। डबिंग तो ऐसी फील्ड है जहां पे पता ही नहीं चलना चाहिए सामने वाले को कि भाई ये आवाज किसी और की है और बोल कोई और रहा है और दिख कोई और रहा है। तो वो मेरे लिए सक्सेस थी। और फिर मैं बड़ी खुश थी इस बात को लेके कि मैंने जैसे देव साहब के साथ काम किया, अर्जुन रामपाल, इन सबके साथ काम किया, मुझे वो रिकॉग्निशन ज्यादा जल्दी मिला, ग्रोथ ज्यादा जल्दी हुई जब मैंने डबिंग की। इंस्टेड एक्टिंग में इतना कंपटीशन था और बहुत ज्यादा मेहनत थी, जो मुझे उतनी डबिंग में लगती नहीं थी, क्योंकि मैं एक्टिंग, डबिंग सब सीख कर आई थी। तो हाँ, डबिंग नहीं, खैर एक्टिंग, डायरेक्शन, सारा कुछ सीख कर आई थी। जैसे आपने बताया कि इस फील्ड में आप थर्ड जनरेशन, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है आपके जो पेरेंट्स थे वो इस फील्ड में रहे, उन्होंने काम किया अलग अलग फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस और थोड़ा ट्रेनिंग या कह लीजिए प्रशिक्षण तो घर से आपको मिला। लेकिन जब आप इस फील्ड में गई तो आपने पाया कि एक्टिंग के अलावा वॉइस ओवर में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। वॉइस ओवर में स्ट्रगल काफी थी,
ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ इजीली मिला। आपको हर नई पिक्चर में, हर नए प्रोजेक्ट में, हर छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में आपको प्रूफ करना चाहिए था। माध्यम अलग अलग थे, रेडियो की वॉइसिंग अलग होती थी, सीरियल में जब आप करते हैं तो वो अलग होता है, फिल्मों में आप करते हैं वो अलग होता है, और कार्टून्स अलग तरीके से करने होते हैं। जैसे फिल्मों में आपको फील करके डायलॉग बोलने पड़ते हैं, आपको टाइम दिया जाता है, और जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो या जब तक टीम सेटिस्फाइड ना हो, जिसके अंदर आपके साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, तब तक आपसे वो परफॉर्मेंस लेते चले जाते हैं। सीरियल में टाइमिंग बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि कल का आपका टेलीकास्ट है और आप रात में डब कर करके दे रहे हो, क्योंकि वहां सीन शूट हो रहा है। तो उसमें आपका इमोशन थोड़ा बहुत, अगर आप इमोशन के साथ थोड़ा सा आप आर्टिफिशियल भी हो तो कहीं समझ में आता है, क्योंकि मेलो ड्रामा होता है। मूवीज में आप आर्टिफिशियल नहीं रह सकते। कार्टून्स जैसे होते हैं, कार्टून्स के अंदर आपको कैरिकेचरिश होना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट मेरे लिए ये था कि नेचुरली मेरी आवाज जाती थी उन कैरेक्टर्स के ऊपर, तो मुझे परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ता था। जैसे पावर रेंजर्स में आपने अगर परफॉर्म किया, या ही मैन किसी कार्टून में आपने किया, उसमें टीला की आवाज है, तो हो ऐसे सारे एक्सप्रेशंस आपको देने पड़ते थे, जो फिल्म में जरूरत नहीं होती थी। फिर आपको प्रोमो करना है, तो प्रोमो इस तरह से होता था कि कोई सीरियल आ रहा है या मूवी आ रहा है, तो प्रोमो उस चीज को हाईलाइट करता था। तो प्रोमो ऐसा होना चाहिए जहां पे आप, मतलब लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। एड्स में अलग होता है, एड्स में 30 सेकेंड्स के अंदर आपको वो प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो अपने आप में एक छोटी सी फिल्म ऑन इट्स ओन होती है। उसका वॉइस ओवर होता है, उसमें कैरेक्टर में सिंक डब करना पड़ता है, वो एक अलग जॉनर था। रेडियो में विजुअल नहीं होते हैं, तो आपको विजुअल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हर वॉइसिंग, हर प्रोजेक्ट मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज की तरह रहा, और मैंने कोशिश यही की कि मैं वो चैलेंज अच्छी तरह पूरा कर पाऊं, और अपनी ऑडियंस को जितना एंटरटेन कर सकती हूँ अपनी आवाज से वो करूं। नीति जी, आपसे पहले एक लिरिक्स राइटर यहाँ पे आए थे, अच्छा। तो उनसे भी यही कहा गया था कि आप वो लोग हैं जिनके गानों पे हीरो हीरोइन नाचते हैं, जिनके गानों पे वो सिंगर के चेहरे नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को जानता नहीं कि गाना, ठीक है आजकल तो मेंशन होने लगा है कि गाना उनका लिखा हुआ है, वरना तो लिरिक्सिस्ट का नाम भी कि मेंशन नहीं होता था। तो लुक माई शो ने एक प्रयास किया कि उन लोगों को लेके आए जिनके चेहरे दिखते नहीं है और उनका काम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो गाना लिखा नहीं जाएगा तो कैसे कोई डांस करेगा, कैसे सिंगर उसको गाएगा, कैसे म्यूजिक वाला उस पर म्यूजिक बना पाएगा। तो उसी कड़ी में आप भी हैं। जैसे आपने कुछ कैरेक्टर्स बताए, उनको आपने आवाज दी और उन कैरेक्टर्स को जिंदा किया। अनफॉर्चुनेटली चेहरा नहीं आता है, सिर्फ आपकी आवाज ही आपकी पहचान बनती है। हाँ बिल्कुल। तो जितने भी कैरेक्टर आपने किए हैं या जिन जिन विधाओं में आपने काम किया, आपने टीवी में काम किया, एड फिल्म में काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया, फीचर फिल्म में काम किया, ये वेब सीरीज में काम किया, हर विधा में थोड़ा थोड़ा आपसे हम सुनना चाहेंगे। आज हमारी ऑडियंस वेरी इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है। उससे पहले मुझे एक ख्याल आ रहा है कि इस फील्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम की बड़ी वैल्यू है। जैसे आपने टीवी का कहा कि मुझे क्विकली मुझे एडिट करके देना है या क्विकली उनको वॉइस चाहिए, तो वो सब आप वॉइस और कैसे मैनेज करते हैं? मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट होता है। टाइम आपका, इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन से प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी है रिलीज होने पे। तो वो तो खैर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, उसके अंदर किसी का हाथ नहीं है। बट जो रिलीज, जो जिस चीज़ की रिलीज पहले है, उस चीज के ऊपर ध्यान देना ज्यादा पड़ता है कि भाई अब फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप उसके साथ साथ और चीजें नहीं ले सकते, आपको अपना गला ठीक रखना पड़ेगा, आप लोगों को उस स्टूडियो के हिसाब से टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो जब फिल्म आती थी तो एक हफ्ते में अगर हो रही है या एक महीने में मैं कर रही हूँ या 3 दिन का काम है, तो उस चीज को प्रायोरिटी में रख के वो चीज खत्म करती थी। जहां तक सीरियल्स वगैरह का होता था तो वो कंटिन्यूस हर रोज होता था, वो मतलब दिन रात आपको अपना टाइम देना पड़ता था, आप कुछ और नहीं कर पाते थे। तो इस तरह जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए, उन सब का टाइम मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता था। दिन रात वाला काम होता था, रात के 12 बजे जा रहे हैं, 2 बजे बुलावा आया है, कोई मिस्टेक हो गई या कुछ उड़ गया या कुछ नया एडिशन हो, तो नींद का पता नहीं, चैन का पता नहीं, बस आप स्टूडियो में हैं और करते चले जा रहे हैं।
इसका आजकल देख रहा हूँ कि कुछ मेरे दोस्त हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अपने घर में उन्होंने एक मिनी स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो भी पॉसिबल है क्या आप लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो उसके लिए साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं भी आता है, तो आपको वो सीखना पड़ता है, और सिंक डब करना घर से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉइस ओवर हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर लिप मैच करना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक्टर का, और फिर आप उसे कर पाएँगे। उसके लिए स्टूडियोज़ इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जितनी भी आप कंटेंट देख रहे हैं ये दो ही चीजों पे बेस्ड होता है, ऑडियो और वीडियो। वीडियो का काम डायरेक्टर, कैमरामैन, एक्टर करते हैं। ऑडियो का काम करते हैं म्यूजिशियन, सिंगर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आज इस पॉडकास्ट में नीति जी, क्योंकि इस पॉडकास्ट को एक्टर लोग ज्यादा देखते हैं, तो एक्टर्स के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस ओवर की थोड़ा सा जानकारी होना कितना इंपॉर्टेंट है? एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर की जानकारी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक्टिंग वॉइसिंग के बिना इनकम्प्लीट है। क्योंकि आप एक्टिंग करते हो वो आप एक्चुअल लोकेशन पे करते हो, जो आपने लोकेशन हायर की। अब आप चलते चलते हाफते हाफते बोल रहे हैं कुछ, आपने वो कर लिया क्योंकि आपके पास उतनी फील थी, उतनी जगह थी जब आप एक्टिंग कर रहे थे। डबिंग में ऐसा नहीं होता। डबिंग में आपके सामने माइक रखा है, आपको पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है, आपके सामने स्क्रीन है, आपके हेडफोन्स होते हैं। अब हाफते हाफते अगर मुझे बोलना है तो मैं स्टूडियो में वो चल फिर के नहीं बोल सकती, मुझे एक जगह खड़े होके वो एक्सप्रेशन देना है। हाँ, बोलो क्या कर रहे हो, ये आपने किया। या फिर आप बैठ के कुछ बोल रहे हैं, कोई उठ के खड़ा हुआ है और वो बैठा और धम से आवाज आई, तो फिर उसने उसका रिएक्शन दिया, तो आपको खड़े होके ही वो रिएक्शन देना है। आप तो ऐसी कई सारे रिएक्शंस है, कई सारी चीजें हैं जिसमें आपको मूवमेंट नहीं मिलती। आप पेन उठा के कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ हैवी लोड उठा के बोल रहे हैं, तो उसका तरीका अलग होता है। जब आप एक्चुअली वो चीज करते हैं, वो चीज नेचुरली आती है, यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन डबिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी एक्टिंग को और बेहतर बना सकते हैं। ये एक सेकंड चांस होता है आपके पास कि आप अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कमियां उसमें रह गई हैं, उसे उसे अच्छी तरह निभा के उस चीज को पूरा कर सकते हैं। तो डबिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक्टिंग से अलग है नहीं ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें इमोशंस होते हैं, और इमोशंस एज एन एक्टर जब आप कंसिडर करते हैं, तो वो डबिंग में भी इमोशंस वही सारे दिखाने होते हैं। तो अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको डबिंग सीखनी चाहिए, या वो आ भी जाती है जब आप करते करते उस चीज को आगे बढ़ते हैं तो। हाँ, बड़ी कमाल की चीजें आपने आज एक्टर के लिए बताई। और इससे पहले जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि एक लिरिक्सिस्ट आए थे, तो मुझे भी बात करते करते ख्याल आया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर भी आए थे। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे एक्टर्स के लिए कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तमाम चीजें। तो उनसे एक मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑन कैमरा, मैंने कहा सर इतनी टिप्स आप दे रहे हैं, तो क्यों ना हम कभी एक वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज, और उस वर्कशॉप में आकर के कुछ मैं एक्टर्स को बुलाता हूँ, उनको आप बताएं। तो ऐसा क्या मैं नीति से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लुक माई शो के माध्यम से कि आप किसी दिन आए, 10-20 स्टूडेंट्स हमारे पास, उनको बता पाए कि वॉइस के ऊपर ऐसे ऐसे काम किया जाता है? बिल्कुल, मैं ये करती भी हूँ। मैंने जय हिंद में क्लासेस भी ली हैं। मैंने किशोर नमक कपूर जहाँ पे मैंने एक्टिंग सीखी थी, वहाँ मैंने वर्कशॉप किया है। और मैंने एक्टर्स को ट्रेन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हेल्प ज़रूर की है कि इस तरह से आप वॉइस में ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ये चीज़ें करिए। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ वॉइस ओवर नहीं हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैंने डायरेक्शन किया हुआ है, मैंने एक्टिंग की हुई है। एक डायरेक्शन किया हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्शन किया हुआ है, इसलिए अच्छी एक्ट्रेस थी। एक्टिंग की हुई है और डायरेक्शन किया हुआ है, इसलिए एक अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं एक प्रोड्यूसर बन सकी, क्योंकि आपको हर अलग-अलग चीज़ें समझ में आती हैं कि काम कैसे होता है, क्या होता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और लाइक 10th स्टैंडर्ड में जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, मैथ्स होता है, एक पूरा 4-5 सब्जेक्ट्स लेके, 8-9 सब्जेक्ट्स लेके आपकी परसेंटेज डिसाइड होती है कि भाई इन सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं, आपका 90% आया तो आप बहुत कमाल के स्टूडेंट हैं। वैसे ही एक्टिंग, डायरेक्शन, डबिंग, राइटिंग, ड्रेस डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्शन, मेकअप,
वैसे ही एक पैकेज है, आपको एक पैकेज बनना पड़ता है, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आप जो चीजें करते हैं वो आगे बताने के लिए आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेशन उनके भी काम आने चाहिए, लाइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, आपको कैमरामैन समझ में आना चाहिए, वरना एक साउंड रिकॉर्डिस्ट को आप कैसे बोलेंगे कि ये चीज सही है या ये चीज नहीं है, वो एक डायरेक्टर कैसे कर सकता है जब तक उसको एक कैमरामैन से ज्यादा नहीं आता या एडिटर से ज्यादा नहीं आता, तब तक वो एक एडिटर को डायरेक्ट कैसे कर सकता है या कैमरामैन को डायरेक्ट कैसे कर सकता है। तो जो डबिंग है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है, अगर आपको डबिंग नहीं आएगी तो एज एन एक्टर आप शायद अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल पे नहीं ले जा पाओगे, बिकॉज डबिंग मैंडेट होता है। बाहर जब एम्बियंट साउंड आता है तो वो सब हटाने के लिए, डिस्टर्बेंसेस हटाने के लिए आप डबिंग करते हैं, जिससे साउंड जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्लियरली आपकी ऑडियंस तक पहुंच सके, आपने जो एक्टिंग की है वो उन तक जा सके शब्दों के माध्यम से। तो इट्स लाइक अ पैकेज, लाइक आपको अगर एक चीज करनी है इस इंडस्ट्री की तो मैं यही बोल सकती हूँ, तो आपको बाकी सारी चीजों में एक अच्छा होना पड़ेगा, एक आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज रिलेटेड है मेरे हिसाब से। आपसे बातचीत करते करते मुझे ख्याल आया कि जैसे हम शूट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, शूट कर रहे हैं तो आपके सामने कोई एक्टर होता है, मूड होता है, कैमरा होता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस वॉइस की आप वहां कर पाते हैं, क्या सेम टू सेम वो स्टूडियो में आ जाती है, या फिर प्रैक्टिस तो है ही है, लेकिन एक एक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या सेम वो परफॉर्मेंस बिल्कुल जो उसने वहां बोला है डिट्टो आ जाता है? हम उसे कॉपी नहीं करते। अगर मैं किसी को डब कर रही हूँ, अगर कोई हीरोइन है, मैं उनकी आवाज डब कर रही हूँ, तो मैं एज दैट हीरोइन नहीं करती, मैं नीति एज दैट कैरेक्टर डब करती हूँ। अगर गुस्से वाला सीन है तो नीति जब गुस्से में होगी तो वो कैसे परफॉर्म करेगी उस चीज को, जिसमें टेक्निकलिटीज का ध्यान रखा जाता है। तो आप ये मिमिक्री अलग है, आप माइम नहीं कर रहे हो उस हीरोइन को, मेरी आवाज उस हीरोइन के ऊपर जा रही है और आप उस आवाज को लेके, मतलब अपनी आवाज को लेके अपने इमोशंस उसको उस कैरेक्टर के अंदर पोर्ट्रे करके उसको बताते हैं। तो यू हैव टू बी योरसेल्फ, मैं जैसी हूँ, मैं जिस तरह से हंसती हूँ या मैं जिस तरह से रोती हूँ या मैं जिस तरह से बात करती हूँ, वही चीज मैं सामने पोर्ट्रे करती हूँ। मेरा सवाल ये था कि जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हाँ। तो वैसी 100% नहीं बन पाती, हाँ 80% बनती है। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह से जब हम परफॉर्म कर रहे हैं और जब परफॉर्म के टाइम हम जो वॉइस दे रहे हैं, जो डायलॉग थ्रो कर रहे हैं, वो डायलॉग कितने परसेंट आ जाता है डबिंग में, ये 100% ही आ जाता है? 100% कभी कभी 80-90% आप क्लोज जाते हैं, 100%, लेकिन कोशिश ये होती है कि 150% वो चीज़ आए, बिकॉज आप पे डिपेंड हो रहा है कि उस एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, वो आपकी आवाज़ सुन के डिसाइड हो रहा है। तो ये सामने वाले के करियर का भी सवाल होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप अपना बेस्ट दें, और कहने के लिए आप 100% कोशिश करते हैं, लेकिन एफर्ट आपके 1000% लगते हैं उस चीज़ में। क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स को मैंने सुना यार कि जो ना हम वहाँ साउंड का अरेंजमेंट अच्छा कर लेते हैं, हमें डबिंग में नहीं जाना पड़े। मैं छोटी फिल्म मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि डबिंग में ना आर्टिस्ट वैसा परफॉर्म कर नहीं पाता फिर, तो ये क्या सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज आर्टिस्ट, जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्ट जब सेट पे परफॉर्म करते हैं तो मूवमेंट होता है उनके पास, और गिव एंड टेक होता है, मतलब सामने कोई होता है जिससे आप बातचीत करके अपने डायलॉग्स में वो इमोशन ला सकते हैं, कॉन्वर्जेशंस ला सकते हैं। डबिंग में आपके साथ कोई नहीं होता, आपके पास माइक होता है, हेडफोन्स होते हैं जिससे आप पायलट सुनते हैं, एक स्क्रीन होता है जिसपे आप एक्टर्स को देखते हैं और उनके जिस तरह से लिप मूवमेंट होता है उसे सिंक करना कहते हैं, लिप मूवमेंट को मैच करना डायलॉग से, तो वो आप देखते हैं। तो आपके पास कोई होता नहीं है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकें, तो वो इमोशंस क्रिएट करना, रिक्रिएट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, और कई बार होता है कि एक्टर्स जो हैं वो चीज रिक्रिएट नहीं कर पाते, जहां पे डबिंग आर्टिस्ट आते हैं काम में। तो जैसे आज हमने दोस्तों से जिक्र किया कि आपने इतने सारे सीरियल में अपनी आवाज दी है, इतनी सारी फिल्मों में आवाज दी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा यार, इसमें तो बहुत मेहनत लग गई? मेरे लिए हर प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग रहा, बिकॉज आपको नहीं पता कि अब आप क्या डब करने वाले हो, आपको नहीं पता इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, क्योंकि आपको पहले कुछ नहीं बताया जाता है। जैसे जैसे आपके सामने चीज़ें रिवील होती हैं, आपको पता चलता है अरे इसमें तो अब रोना है, इसमें तो फूट फूट के रोना है, और वो मैच करते हुए, सिंक करते हुए रोना है। अब
उस टाइम पे आपका स्टूडियो टाइम जा रहा होता है, उस टाइम पे सबकी आंखें आप पे गड़ी होती हैं कि अब कैसे करूंगी मैं वो चीज़। तो हर प्रोजेक्ट चैलेंज होता है अपने आप में, उस चीज़ को ओवरकम करके लेकर आगे जाना वो आपका काम होता है, लेकिन ये टीम वर्क इसमें होता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम, मेरे साउंड रिकॉर्डर्स, मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं मूवी के या डायरेक्टर हैं, उनकी गाइडेंस बहुत मिलती है। दे आर द पीपल हु क्रिएट मैजिक एक्चुअली। आपने तो रॉ दे दी आवाज़, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको उस लेवल पे लेके जाना, ये टीम के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो यस, वहाँ पे आपके एक्टिंग इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि भाई अगर मैं सांस को ऐसे करके, बिकॉज सांसों की एक्सरसाइजेस होती हैं, टेक्निकली काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको मैच करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं वो चीज़ें करूँगी तो मैं सामने का इमोशन अचीव कर पाऊँगी। और क्योंकि मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया हुआ है तो मुझे बैक ऑफ द कैमरा की कई चीज़ें पता हैं। वो मैं सारी टेक्निक्स यूज़ करके और इमोशंस यूज़ करके मैं उस तरह से डब करती हूँ। जो मैं पूछने वाला हूँ इसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हम आवाज आपसे सुनना भी चाहेंगे, कुछ कैरेक्टर्स की, कुछ कार्टून्स की जो आपने की होंगी। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती क्यों है? डेट्स के इशू हो जाते हैं हीरोइंस के, या क्या इशू होता है? इशू कुछ नहीं होता है, अलग अलग रीजंस होते हैं। कभी कभी एक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, उनकी शूट्स चल रही होती हैं, वो आउटडोर, वो आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ टाउन होते हैं, क्योंकि उनके कमिटमेंट्स होते हैं। और अगर रिलीज डेट सामने है तो आप वेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए। कभी कभी जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए डबिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उस चीज़ को फिर से क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके लिए डायरेक्टर्स आपको कांटेक्ट करते हैं या प्रोडक्शन में से आपको कॉल आता है, सो दैट यू हेल्प द एक्टर्स। डबिंग करना मतलब एक तरह से टीम वर्क है। जैसे हजारों लोग काम करते हैं सेट पे, फिल्मों के या सीरियल्स के, लेकिन दिखता आपको वही एक्टर है जो आपको स्क्रीन पे नजर आता है, वही कैरेक्टर, वही इंसान आपको दिखता है जो स्क्रीन पे नजर आता है। लेकिन ये सब लोग जो होते हैं वो उस प्रोजेक्ट को एनहांस करने के लिए, एक्टर का बेस्ट निकालने के लिए वहां पे होते हैं। तो एज अ टेक्नीशियन, डबिंग आर्टिस्ट का भी यही रोल होता है कि आप एक्टर का जो कैरेक्टर है वो बेस्ट उनका आप दिखा पाएं, इसलिए डबिंग यूज होती है। कई बार एम्बियंट साउंड होता है, ऐसी साउंड्स हो जाती है रिकॉर्ड आसपास की जो निकाली नहीं जा पाती हैं, उसके लिए डबिंग होती है। तो रीजंस कई सारे हैं कि क्यों डबिंग करते हैं और कैसे उसको आगे लेकर चलते हैं। कौन सा करेक्टर ऐसा था जिसे आज हमारी ऑडियंस को आप सुनाना चाहेंगे? कैरेक्टर तो काफी ऐसे थे, लेकिन हाँ, बाहुबली में जो देवसेना की आवाज थी, अनुष्का शेट्टी जी, उनका जो कैरेक्टर था वो जरूर मैं करना चाहूंगी। मतलब जैसे, माहिष्मती, चैन की सांस लो, बाहुबली आ गया, तो ऐसा कुछ था। वो मैंने किया था। और भी एक्टर्स हैं और भी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वो फिर मिमिक्री हो जाएगी। बट मैं अपनी ही आवाज देती हूँ तो अपनी खाइए पिए और चलती है, बस इतना ही वास्ता था मेरे से। क्या बात, ऐसा कुछ। हाँ। तो वो चेंज हो जाता है। एंड अगर आप कार्टून वगैरह का बोलते हैं तो क्या कर रहे हो तुम? नहीं, पिकाचू, मुझे मत मारो, समथिंग लाइक दैट। क्या बात है। तो अलग अलग जॉनर में जहाँ जिस तरह की सेंटिमेंट्स हैं, जहाँ जिस तरह बहुत का बढ़िया, है, बहुत तो वो बढ़िया। देते हैं। बट यस, मैंने काफी कुछ सीखा है और आगे भी सीखने का मौका मुझे मिलता रहे, बस यही चाहती हूँ। लेकिन आगे पाइपलाइन में भी मैं प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, और फिर से डायरेक्शन। हाँ, मैंने एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर भी चैनल्स में काम किया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस अलग रहा है। और आगे भी कोशिश यही कर रहे हैं कि कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ डायरेक्ट करें। तो वॉइसिंग के साथ साथ मेरा मानना यही है कि आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। और
ग्रोथ उसी को कहते हैं कि नई नई चीजें सीखो और नया नया करते रहो। तो दोस्तों, इनका जो हमने परिचय किया था कि मल्टी टैलेंटेड है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, लेकिन पॉडकास्ट में इन्होंने बहुत कम बताया है, इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें जानती हैं ये। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि पार्ट 2 भी फिर कभी किया जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, मुझे मज़ा ही आया आप लोगों के साथ बात करना और इतनी सारी चीज़ें शेयर करना। आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहे और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जवाब दे पाऊँ, जिस भी लेवल पे दे पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। थैंक यू वेरी मच। और एक आपसे प्रश्न तो नहीं है, ऐसे पूछा जा रहा है कि हम लुक माई शो एक प्रयास कर रहा है कि मैक्सिमम पॉडकास्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी को लेके आए अपने पॉडकास्ट में, जिससे हमारा चैनल का जो एक ग्राफ बढ़े। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने सेलिब्रिटी को बनाया है वो यहाँ पे बैठे। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा? ये मतलब सुपर्ब है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब स्क्रीन पे आपको कोई दिखता है तो आपको लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन उसको बनाने में कितने लोगों का हाथ है, कितने टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन जिनका हर पर डे पे उनका घर चलता है, जो स्पॉट दादा जो मतलब सर्व करते रहते हैं आपको, मेकअप दादा, आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरा टीम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको भी रिकॉग्निशन मिले, लोग उन्हें भी जाने, इससे उन्हें और काम भी मिले आगे चल के, और लोगों को ये भी समझ में आए कि एक जने से पूरी पिक्चर या पूरा सीरियल नहीं बनता, ये बहुत टीम एफर्ट होता है, कई जनों के घर चलते हैं और उनको भी रिकॉग्निशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि लुक माई शो अपना जो प्रयास कर रहा है उसमें आप सहमत हैं? बहुत सहमत हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और मैं तो यही चाहूंगी कि आपका शो बस चलता रहे, चलता रहे, चलता ही रहे। ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसका नाम है लुक माई शो, जैसे कि आपको पता ही है, और इसकी टैगलाइन भी है, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। इससे नीति माथुर अपने अंदाज में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। ये दोस्तों एक वर्जन था, दूसरा वर्जन सुनिए। ना ये ना वो, हाँ, ओनली लुक माई शो। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।